लास्ट फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपना। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लोज 42 क्या बोला है सेक्शन 2 क्लोज 42 में कि जो कंपनी है किसी भी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वो थ्रू द एजेंट चला रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से चला रही है। इलेक्ट्रॉनिक मोड को यहाँ पे पूरा डिफाइन किया, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर। उसका जो होता है डिपॉजिटरी के लिए उसने यहाँ पे डिपॉजिटरी एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर किया, या फिर सिक्योरिटीज एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर कर रखा है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन, ईमेल वगैरह, ठीक है, मार्केटिंग, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और टेली मार्केटिंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ई मोड वाले बिजनेसेस में। फिर ऐसा होता है कि मैंने बताया था कि अगर एजेंट है और बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं है तो फॉरेन कंपनी नहीं, लेकिन एजेंट है वो बिजनेस कर रहा है यहाँ पे कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर वो सेक्शन 2 क्लोज 42 में। फिर ऐसी कंपनी जिसका 51% ज़्यादा आउटसाइड इंडिया के सिटीजन ने ले रखा, सिटीजनशिप मैटर नहीं करती, वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। ऐसी बाहर की कंपनी 51% इंडिया वाले लोगों ने हेड कर रखा है, सेक्शन 2 क्लोज 42 में नहीं आएगी। मतलब उसको प्रोस्पेक्टस के सारे कंप्लायंसेस करने, लेकिन जो रिटर्न फाइल करने थे वो नहीं करने, वो सेक्शन 2 क्लोज 42 में नहीं आएंगे। फिर अपन ने देखा था कि सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। साथ में रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर में है, बोर्ड मीटिंग इंडिया में होती है, बोर्ड मीटिंग से कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे उसका जो मेन सर्वर है वो इंडिया में है, लेकिन जो उसका जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो काम करते हैं वो अगर बाहर है तो आउटसाइड इंडिया, और वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज है जो मेंटेन करते हैं जिससे काम करते हैं वो इंडिया में, भले ही मेन सर्वर कहीं पर भी हो, लेकिन वो जिससे काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंडिया में ना, तो फिर वो इंडियन काम नहीं, तो मेन सर्वर भी इनरेलेवेंट। और तो ये सेक्शन 2 क्लोज 42 था, जिसमें 386 में अपन ने देखा था कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्टर्ड ऑफिस अगर है इंडिया में तो वो इंडिया नहीं माना जाएगा कंपनी, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 379 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है, अगर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है तो इसका इस एक्ट में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं बता रखी है, बस इतना सा बता रखा है कि विद इन 30 डेज जो है इनकॉर्पोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर लेना जो बता रखे हैं आगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो 380 में बता रखे हैं कि जो भी कंपनी के एमओए, एओए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, फुल एड्रेस जहाँ पे कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेशन वाला, साथ में पर्टिकुलर जो लिस्ट डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी के नाम, एड्रेस, साइन, पेन वैन, उसके अलावा जो डिक्लेरेशन है कि कोई भी डायरेक्टर कॉन्विक्ट नहीं था और डिबा नहीं किया, ये सब। फिर टाइम लिमिट कितनी, 30 डेज। FC1 में ROC को देना, FC2 अगर चेंजेस हुए हैं तो ROC को दे देना। अप्रूवल ऑफ RBI किस बारे में, कि फेमा भी हमने कंप्लाई किया है। फिर आ जाता है सेक्शन 381 में अकाउंट से सारे किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर 9 में जो शेड्यूल 3 में बता रखे उस अकॉर्डिंग, प्लस 3 स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रेपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ फंड वाला। विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करना है, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्लस 3 मंथ्स का एक्सटेंशन ROC चाहे तो दे सकता है। फिर डिस्प्ले 382 में नाम प्लस अपना जो इनकॉर्पोरेशन वाली कंट्री थी जहाँ पे मेन ऑफिस है वो वाला कंट्री का नाम, और साथ में ये फैक्ट कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। इंग्लिश में या फिर लोकल जो लैंग्वेज है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, साथ में बिल्स पे, लेटर पे, पब्लिक ऑफिशियल पब्लिकेशंस पे, डॉक्यूमेंट्स पे भी लिखना है। फिर 383 के अंदर सर्विसेज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन फॉरेन कंपनी, कोई एक पर्सन था रेजिडेंट जिसको ऑथोराइज किया था कि वो कंपनी के बिहाफ पे सर उसको नोटिस दे सकते हो और वो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, तो उस पर्सन को नोटिस जा सकता है बाई पोस्ट, हैंड डिलीवरी और ईमेल के थ्रू। फिर 384 में बोला था कि जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला चैप्टर है वो 128 वाला जो सेक्शन है वो, और 135 जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मोटेटिस मोडालिस इसमें भी लगेगा, जिसमें 2% का वो आपको करना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी बनानी है वो सब, अगर वो कंप्लाई होता है तो। फिर 385 में बोला है फीस वगैरह। 387 में बोला है ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक तो किसकी एक्सपर्ट की कंसेंट चाहिए थी, साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स थे वो, कॉन्ट्रैक्ट जो MD के साथ हुआ है उसकी कॉपी, एक साथ में
ऐसा कॉपी जो कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कोई लास्ट 2 ईयर्स में हुआ है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। साथ में ऐसी कॉपी जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वाला है, एक ऐसी कॉपी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर कोई एजेंट है डायरेक्टर का वो काम कर रहा है, और सर्टिफाइड किसी से एक चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स से। ऐसा प्रोस्पेक्टस बिना प्रोस्पेक्टस के नहीं ला सकते इशू, ठीक है। फिर आ जाता है 390 में ऑफर ऑफ द आईडीआर। आईडीआर के बारे में जो भी बताना है, कैसे किस मैनर में ट्रांसमिशन ट्रांसफर वगैरह सीजी बताएगा। 391 में जो चैप्टर है 34 से 36 तक के सेक्शन सारे प्रोस्पेक्टस के और फाइंडिंग अप वाले सेक्शन एज इट इज मुटेटिस मुटांडिस इसमें लगेंगे। 392 में पनिशमेंट 1 लाख से 3 लाख कंपनी के ऊपर, 50,000 कंटिन्यूस फेलर पे, और 25,000 से 5 लाख तक ऑफिसर के ऊपर, प्लस 6 महीने का जेल भी हो सकता है। और 393 में बोला है कि अगर कंपनी की गलती है और कॉन्ट्रवेंशन है तो कंपनी तो सू नहीं कर सकती, लेकिन उसके ऊपर कोई सू कर सकता है। कंपनी काउंटर क्लेम सेट ऑफ वगैरह किसी के लिए भी कंपनी सू नहीं कर सकती, तो कंपनी के ऊपर से सू किया जा सकता है कि भी पर्सन द्वारा। तो ये हो जाता है अपना चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच।